चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरकार के साथ भी और सरकार के खिलाफ भी कुछ इसी अंदाज में नजर आते हैं एलजेपीआर के मुखिया। मोदी के हनुमान हैं, लेकिन अपनी गदा से बिहार की सरकार को लगातार जिस रूप में वो आगे बढ़ा रहे हैं और तीखी चोट करते रहते हैं, उसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2.5 महीने के बाद होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में क्या राह अलग होगी या फिर साथ साथ होगी। अभी जो आंखें तरेरी जा रही हैं उसके पीछे की वजह क्या है और अपनी राजनीति में अपने चिराग को जलाए रखने के लिए आगे क्या उनकी रणनीति है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं एलजेपीआर के मुखिया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। निरंतरता में हम लोग सभाएं बिहार के अलग अलग संभाग में हम लोग कर रहे हैं और अभी आखिरी सभा हम लोग की गया जी में थी और जिस तरीके से लोगों का उत्साह जोश देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से भारी भीड़ उन सभाओं में इकट्ठी हो रही है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले दिनों में चुनाव के परिणाम भी उतने ही खूबसूरत होंगे। जुबानी गदा आप चला रहे हैं नीतीश कुमार पर, क्या वजह है? नहीं देखिए, मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी पे कतई नहीं। मेरी शिकायतें जिस तरीके से अपराध बढ़ा है प्रशासन को लेकर ज़रूर है, पर उस पर मेरा विश्वास भी फिर मुख्यमंत्री जी पर ही है कि इन्होंने ही ये करके दिखाया था। बिहार में सुशासन राज इन्होंने ला कर दिखाया था। जिस जंगल राज के दौर से 90 के दशक में राजद के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार और बिहारियों को परेशान प्रताड़ित करके रखा हुआ था, उससे किसी ने निजात दिलाने का कार्य किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही किया और आज भी मेरा विश्वास उन्हीं के ऊपर ही है। पर ऐसे में सहयोगी होने के नाते अगर कहीं पे एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो बिहारियों को चिंता में डालती है तो जिम्मेदारी भी बनती है मेरी कि मैं उस प्रशासन को भी मैं सचेत करूं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना। ये सचेत करना हो गया या आंखें दिखाना हो गया जब चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं सरकार का हिस्सा हूं जहां पर इतने अपराध बढ़ गए हैं? देखिए, ये ना नैरेटिव एक बनाने का प्रयास किया जाता है क्योंकि मेरा इतिहास ऐसा रहा है, मैं उसको भी मैं स्वीकार करूंगा क्योंकि 2020 में मैंने चुनाव अकेले लड़ा था तो वो छवि मेरे साथ जुड़ गई है कि मैं हर बात पे मैं आंखें दिखा रहा हूं। कतई ये कहना बगावत नहीं है, ये चिंता है और वो चिंता मेरी मेरे प्रदेश के लिए है, मेरे बिहारियों के लिए है। सार्वजनिक रूप से आप चिंता जाहिर कर रहे हैं ना, अगर आप सरकार का हिस्सा हैं तो नीतीश कुमार से मुलाकात करके आप इस बारे में सलाह देते हैं। हाँ नहीं, जरूर समय समय पर जब भी मौका हुआ है मैंने उनसे बातें भी, अपनी बातों को मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनके सामने रखा है। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मैं बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं हूँ जी। मैं समर्थन करूं, मैं हिस्सा हो भी नहीं सकता क्योंकि वो विधायक ही नहीं है मेरे पास। वो भी नीतीश कुमार लेकर चले गए साथ एक जीते थे, वो भी आज मेरे साथ नहीं है। तो ऐसे में मैं बिहार में सरकार का मैं समर्थन जरूर कर रहा हूँ। मैं समर्थन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास इस सरकार के ऊपर है, इन पे नहीं तो फिर किस पे करूंगा? जंगल राज वालों पे तो कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। चिराग जी, फिर आप दुख होता है जब बिहार में ऐसी आपराधिक घटनाएं घटती हैं। उस दिन गया जी में मेरा कार्यक्रम था और सोचिए, मतलब एक महिला के साथ एम्बुलेंस में डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, उनके माध्यम से गैंगरेप किया जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था की तरफ हम लोग जा रहे हैं? तो ऐसे में अगर चिंताएं हैं तो मैं कैसे जाहिर करूं? ऐसे ही जाहिर करूंगा ना, क्योंकि प्रशासन जब तक जिनकी जिम्मेदारी है जब तक वो लोग जवाबदेही तय नहीं करेंगे। और मैं कतई मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मेरा सवाल उन प्रशासन के लोगों से है कि क्यों नहीं वो संभव कर पा रहे हैं उस परिस्थिति को लागू करना जो पहले एक बार हो चुकी है 2005-2010 में। गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज हो गया ना कि नहीं, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल नहीं है, हम प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। अरे गृह मंत्रालय उनके पास, मुख्यमंत्री वो हैं, प्रशासन शासन सब उनके पास है, फिर हम बोलेंगे कि नहीं अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी सीधे गृह मंत्री की बन जाती है ना, अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा हो चुका है बिहार में। अंतोगत्वा जो इम्प्लीमेंट करते हैं जवाबदेही तो उनकी बनेगी ना। ऐसे में आप अराजकता में तो नहीं जी सकते ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने निरंतरता में अपने आप को बार बार साबित करके दिखाया है जब सुशासन की बात आती है, और ऐसे में मेरा है विश्वास उनके ऊपर। बट हाँ, अगर कोई ऐसे अधिकारी हैं, प्रशासनिक कहीं पे चूक हो रही है तो उसको भी उजागर करने की जिम्मेदारी एज एन ऑनेस्ट सहयोगी मेरी बनती है। लेकिन जब चिराग पासवान आरोप लगाते हैं, राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो जेडीयू की तरफ से बयान आता है कि आपका दिल कहीं और दिमाग कहीं और लग रहा है आजकल। संभवतः मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मैंने बातों को रखा है, मेरे सहयोगियों को उस बात ने परेशान किया होगा, बट कतई मेरी मंशा अपने साथियों को परेशान करने की नहीं है। मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं,
मेरी मंशा उन बिहारियों की आवाज़ बनने की है जो आज की तारीख में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं उस पीड़ा से गुजरते हैं। और मैं बार बार मैं कहता हूं कि अगर हम नहीं तो फिर और कौन करेगा। आप जो जंगल राज वाले हैं उन्होंने तो 90 के दशक में करके दिखाया कि भाई वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हमें ही ये करना है। तो जब मैं ऐसी बातों के ऊपर सवाल उठाता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे सहयोगी इस बात को लेकर परेशान होते होंगे, बट कतई उनको परेशान करने की मेरी मंशा नहीं है। वो जवाबदेही तय करने की मेरी मंशा है कि जिनकी लापरवाही से बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आज की तारीख में मान लीजिए अगर ये कहा जाता है कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की दृष्टि से, एंड विच इज़ ट्रू, आई डू एग्री कि ऑल ऑफ अ सडन कैसे इतनी आपराधिक घटनाएं एकदम से घटने लग गई। तो अगर इसके पीछे कहीं राजनीतिक चुनावी सोच भी है और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो कि आज ज़्यादा सक्रिय हुए हैं चुनाव की दृष्टि से, तो उनको भी तो नियंत्रित करने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है ना। लेकिन जिसको नियंत्रित करना है वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तब तो फेल हो गई ना सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपको विश्वास तो रखना ही होगा ना। आप अराजकता के माहौल में तो नहीं जा सकते। और जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी में वो क्षमता है पूरी तरीके से इन बातों को नियंत्रित करने की, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप इसको नियंत्रित होता हुआ देखेंगे भी। आप लोग लालू यादव के राज को जंगल राज से तुलना करते हैं, तो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महाजंगल राज आ चुका है बिहार में और उसको रोक पाने में आप लोगों की सरकार बिल्कुल नाकामयाब है। कतई मुझे नहीं लगता कि वो तो हम लोगों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं। उनकी सरकार के दौर में मैं आई थिंक मैं उस जनरेशन से आता हूँ, शायद मेरे बाद वाली जनरेशन्स को 90 का वो दशक याद नहीं होगा, बट मैं उस पीढ़ी से आता हूँ जिसने 90 के दशक का वो भयावह माहौल हमारे बिहार में देखा है, जहाँ अपहरण, हत्या, लूटमार, डकैती। आज तो जब ये घटनाएं घटती हैं तो हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, बट उन दिनों तो हर घंटे के हिसाब से ऐसी घटनाएं घट रही होती थी। और जिसने मजबूर किया बिहारियों को बिहार से पलायन करने के लिए, आज भी मैं वो पीड़ा देखता हूँ। पीढ़ियाँ बीत गई हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में रहते हुए, जो एक बार बिहार छोड़ के गया वो वापस आ ही नहीं पाया, क्योंकि निरंतरता में 1.5 दशक तक ऐसा माहौल था। पर हाँ, ना वो सही था ना आज का माहौल सही है। ऐसे में वो लोग तो नियंत्रित नहीं कर पाए, हम लोग करेंगे, ये विश्वास है। लेकिन जब आप हम लोग करते हैं या बोलते हैं आप इस तरह की बातें, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि आप तो उसी सरकार का हिस्सा हैं। अगर आपको दुख हो रहा है, तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है आपके ही बयान पर कि अगर आप असहज हैं नीतीश कुमार के राज में, जिस तरह का महाजंगल राज है, ये उनके शब्द हैं, तो फिर आप सरकार से अपने आप को पीछे क्यों नहीं खींच लेते? आप उस सरकार में भी रहेंगे, उसकी आलोचना भी करेंगे। सरकार में रह के सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं, और यही मुझे लगता है शायद विपक्ष चाहता है कि मैं करूं। नैरेटिव वो यही सेट करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सूट करेगा कि मैं इस गठबंधन से मैं बाहर आ जाऊं। पर क्या मैं अपनी जवाबदेही से भागूंगा नहीं अगर मैं इस गठबंधन से बाहर आया? आज की तारीख में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम सबकी। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूं, जो पॉलिसी ड्राफ्ट होती है मैं उसमें मेरी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है, बट हाँ, समर्थन तो मैं कर रहा हूं ना। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में अगर मैं इससे मैं बाहर आता हूं तो क्या मैं अपनी जवाबदेही से, क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम ज्यादा जो मेरे ऊपर है, क्या मैं उससे मैं भागूंगा? चिराग जी, क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर बिहार सरकार में एलजेपीआर रहती किसी भी रूप में, तो शायद कानून व्यवस्था की ये बदतर स्थिति नहीं होती? आप ये कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अगर हम लोग की सक्रिय भूमिका रहती। मैं चित्रा जी रहता हूं जनता के बीच में, निरंतरता में मैं रहता हूं, मैं समझता हूं क्या परेशानियां हैं, और इसीलिए समय समय पर जब मैं सुझाव देता हूं मुख्यमंत्री जी से या सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करके, मैं समय समय पर मैं प्रयास करता हूं कि मैं भी एक सकारात्मक ऊर्जा उसमें जोड़ सकूं इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने में। नीतीश जी से कब आपकी मुलाकात हुई लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर? आपने कब कहा कि इसको कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत है? मेरी लास्ट मुलाकात मुख्यमंत्री जी से मुझे लगता है कि लगभग व्यक्तिगत 1-1.5 महीने पहले। प्रधानमंत्री जी के मंच पे तो मुलाकातें होती रहती हैं, पर इस विषय को लेकर, और उनकी भी वही चिंता थी। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उनमें वो अनुभव है और वो क्षमता है इन चीज़ों को कंट्रोल करने की। मेरा अनुभव उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं कोई नहीं बनता कि मैं जाके मैं उनको कुछ वो रखूं। बट पार्टी की तरफ से जो भूमिका मेरी है उसको एक ईमानदारी से निभाने का मैं प्रयास। प्रधानमंत्री जी अभी जब बिहार गए थे तो हमेशा वो तेजस्वी यादव या लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज कहकर संबोधित करते थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसी वजह से ये कहा जाने लगा कि दरअसल इस बात का भय है कि अगर आप जंगल राज कह के उन पे वार करेंगे तो पलट कर उधर से पलटवार आएगा, जिस तरह के इस समय हालात हैं बिहार में। देखिए, मैं दोहराता हूँ, और इसीलिए कई बार हम लोग के ऊपर ना आरोप भी लगाए जाते हैं कि क्यों आप लोग सिर्फ 90 के दशक की बात करते हैं, कब तक आप वही दौर याद कराएंगे। ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 2025 में पहली बार
अपने मत का इस्तेमाल करेगा, उसको नहीं पता कि 90 का दशक कैसा था। आज जब वो सोशल मीडिया पे रील्स देखता है और कंपैरेटिव स्टडी करता है कि अरे दिल्ली चमचमाता, मुंबई चमचमाता, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, उसको ये जानना ज़रूरी है कि किन परिस्थितियों से बिहार को निकाल कर यहाँ तक लाया गया है। 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान संभाली थी, वो कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी, और 2005 से 2010 का उनका कार्यकाल इतना शानदार रहा। 10 के परिणामों ने अपने आप उस बात को प्रमाणित करने का कार्य किया है। तो ऐसे में हर वो व्यक्ति जो उस दौर को जानता है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रधानमंत्री जी को ये हैमरिंग करने की जरूरत नहीं है कि वो जंगल राज था, वो जंगल राज था, वो जंगल राज था, पीरियड, बात खत्म। बट हाँ, अगर आप सोचेंगे कि आज की घटनाओं को आप उस दौर की घटनाओं से आप तुलना कर दें, आज जब पारस हॉस्पिटल में घटना घटती है, उसको इतना बड़ा बनाया जाता है, और जो है बड़ी खबर है वो, बट क्यों आप भूल जाते हैं अपने दौर में 98 में इसी तरीके की घटना IGMS में घटी थी, पूर्व मंत्री वहां पे एडमिट थे, उनकी घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो कैसे, मैं दोहराता हूं ना, वो सही था ना ये सही है, पर वो जो जंगल राज था, जिस तरीके से भयावह परिस्थिति तब थी, कम से कम वैसी परिस्थितियां नहीं है, बट जो भी है उसको भी नियंत्रित करना होगा और करेंगे हम लोग। आपने दो अलग अलग मामलों का जिक्र किया, इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से नीतीश के मौजूदा कार्यकाल को देखा जाए तो दोनों में कोई बहुत फर्क नजर नहीं आता। और आप लोगों को भी सोचिए, उदाहरण देने के लिए 2005 से 2010 के नीतीश कुमार के कार्यकाल को गिनाना पड़ता है, क्योंकि 2010 के बाद से लेकर अब तक यानी कि 15 सालों में बिहार में कुछ भी ऐसा क्या नहीं हुआ है जो आप लोगों के पास बताने के लिए, गिनाने के लिए हो? क्योंकि जब भी किसी नेता से बात करो एनडीए के, वो 2005 से 10 का जिक्र करता है, लेकिन 2005 से लगातार आज तक नीतीश कुमार ही किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री हैं, जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दे तो। चित्रा जी, एक तो ना बिहार की विडंबना क्या रही है, और ये भी हम लोग को जानना ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री जी ने किन परिस्थितियों में बिहार को संभालने का काम किया। बिहार की विडंबना रही है आज की तारीख में, जब मेरे प्रधानमंत्री बार बार डबल इंजन की सरकार का जब वो जिक्र करते हैं, तो उसका खूबसूरत उदाहरण हम लोग को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलता है, जहाँ पे व्यवस्था कम समय में बहुत बेहतर हुई। क्यों? क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार का साथ मिला। बिहार की विडंबना ये रही, और बीच में एक दौर तो ऐसा था, ऑन अ स्ट्रेच फॉर 27 ईयर्स, 27 साल निरंतरता में विरोधाभास की सरकारें रही हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार होती थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी। 2014 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार आई तो 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। और यह हकीकत है, जब विरोधाभास की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार में नहीं उतरती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती, ये विरोधाभास लंबे समय तक बिहार ने झेला है। पर उसके बावजूद, और इसीलिए जब 2005 से 2010 का मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल का जिक्र होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में, ऐसा नहीं है कि उसके बाद 15 साल में कुछ नहीं हुआ। आप अभी पिछले एक 1.5 साल का आप समय देख लीजिए, एक के बाद एक 8 बार प्रधानमंत्री 2024 में शपथ लेने के बाद तीसरे कार्यकाल में 8 बार बिहार जा चुके हैं। क्या कोई ये सामान्य बात है? और जितनी बार वो जाते हैं, हजारों करोड़ की योजनाएं बिहारियों को समर्पित कर कर आते हैं। पहले एक समय था जब देश भर में मात्र 2 एम्स थे, आज मेरे बिहार में 2 एम्स आ रहे हैं। तो क्या ये विकास के मापदंड नहीं है? आज जो परिस्थिति है, अगर ये परिस्थिति डबल इंजन की अगर बिहार को पहले मिली होती तो चीजें, व्यवस्था और बहुत बेहतर होती। इसके पहले मैं कुछ और सवालों पर जाऊं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आखिरी सवाल, क्या ये बड़ी चुनौती एनडीए के सामने है और इस बार इस मुद्दे पर पड़ेंगे वोट? देखिए, मैं इतना जरूर मैं मानता हूं कि जो परिस्थिति जिस तरीके से अपराध को लेकर बिहार में उत्पन्न हुई है, वो हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है उसको नियंत्रित करना। बट क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि जब 2 चीज़ें आपको दिखती हैं तो ऐसे में वो जंगल राज का दौर कोई भूल नहीं सकता है। उनको चुनने से मैं नहीं मानता कि कोई बिहारी सहज होगा। आज भी अगर बिहार और बिहारियों का विश्वास है तो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, एनडीए की सरकार के ऊपर है। और इसीलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 243 में से 225 से ज़्यादा सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीतेगा। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसका सेमीफाइनल उपचुनाव में देखा है। उपचुनाव में हम लोगों ने ऐसी सीटें हम लोगों ने जीती हैं जो हम लोगों ने पिछले 3 साढ़े 3 दशक से हम लोगों ने नहीं जीती थी। बेलागंज जैसी सीट, तरारी जैसी सीटें।
तो उपचुनाव में जिस तरीके से हम लोग का एनडीए का 100% स्ट्राइक रेट रहा, मैं मानता हूँ बहुत खूबसूरत स्ट्राइक रेट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। अब 137 सीटों पर तो आपने ही नुकसान पहुंचाया था 2020 में, तो चिराग जी के आ जाने से 137 सीटों पर तो कम से कम सहज स्थिति में जरूर एनडीए वाले खुद को पा रहे होंगे। अब जब नीतीश कुमार जी से आप मुलाकात करते हैं, नीतीश जी पलट के आपसे कहते नहीं है कि बहुत ज्यादा निशाना साधते हो मेरे ऊपर, चाचा है तुम्हारे, इतना क्यों बोलते हो मीडिया में, ऐसा कुछ समझाते हैं आपको? नहीं, कतई नहीं। देखिए, वो भी समझते हैं इस बात को कि जिस तरीके से स्थिति है, तो वो भी और ये भूमिका हर किसी को समझ में आती है कि आप अलग अलग राजनीतिक दल हैं, आपके अपनी प्राथमिकताएं हैं, आपके अपने मुद्दे हैं। अगर सारी चीज़ें एक ही होती तो वी माइट एज वेल बी वन पार्टी ना, फिर हम लोग अलग अलग घटक दल हम लोग क्यों हैं। मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं जिनकी बात करता हूँ, अगर वहाँ पे किसी तरीके की कोई चिंता है तो मेरी ही जिम्मेदारी बनती है उसको आवाज़ देना। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल है कि वो चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसे में बिहार जैसे राज्य को संभाल पाना अब उनके लिए मुश्किल है, आरजेडी की आरोप है। विपक्ष ने ना एक नई राजनीति करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो तरीका क्या है? झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, फॉल्स नैरेटिव सेट करो। ये तरीका विपक्ष ने ढूंढ लिया। आज की तारीख में सिर्फ फॉल्स नैरेटिव सेट करना ही एकमात्र विपक्ष का काम रह गया। मैं उदाहरण देता हूँ, लोकसभा का पूरा चुनाव इन लोगों ने किस नैरेटिव पे लड़ा कि अगर तीसरी बार मोदी की सरकार आ गई तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया। बताएं राहुल जी, बताएं राजद के नेता कि कहाँ का संविधान खत्म हो गया, किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सीए के वक्त आपको याद होगा, एक नागरिकता देने वाले कानून को किस तरीके से इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बनाकर देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। मुझे यकीन है कि इसके बाद आप अपने प्रश्नों में इस सवाल पे भी आएंगी। एसआर को लेकर किस तरीके से इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का इन्होंने प्रयास कर दिया कि भाई आपके नाम काटे जा रहे हैं। अभी तो जब क्यों पारदर्शिता का अभाव लग रहा है ना। चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% का रहता है, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां बहुत पीछे चली जाती हैं, तो वो लोग शक की निगाह से देखेंगे ना कि ऐसा क्या कर रहे हैं चिराग पासवान के 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो अपने सांसदों को जिता लेते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हुआ, तो जब ये सवाल आप झारखंड महाराष्ट्र के लिए जब हम लोग के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो झारखंड के लिए क्यों नहीं लगाए जाते? मेरी समझ के परे ना ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे होने लगता है। हकीकत ये है कि विपक्ष को पता है आज की तारीख में कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए अब ये बहाना ढूंढते हैं। अब ईवीएम्स ठीक हो गई क्या? बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि ऐसा करके दिखाएं, पारदर्शिता नहीं रही तो फिर बहिष्कार करके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं, करके दिखाएं। आप लोग तो चाह रहे होंगे ना तेजस्वी यादव हट जाए तो फिर तो क्लीन स्वीप हो जाएगा, एक तरफा माहौल, फिर तो किसी सीट पर लड़ना ही नहीं पड़ेगा। जैसे उनसे हम लोग डर रहे हैं। आप लोग नहीं डर रहे हैं? क्यों डरेंगे? अच्छा चित्रा जी, 80 सीटों वाली पार्टी है आरजेडी। कैसे बनी 80 सीटों वाली पार्टी? टेल मी। अगर उस वक्त भी यूनाइटेड एनडीए रहता तो क्या ये 80 सीटें जीतते? आपने जितवा दी उनको तो नहीं जितवाई। आप बताएं, मैं कैसे जानूंगी? आप बताएं भाई, जब आप क्या चिराग पासवान की वजह से तेजस्वी यादव 80 सीटें जब आप जीते? मेरे ऊपर जब ये आरोप लगाते हैं कि मेरी वजह से जेडीयू सीटें हारी, ये आरोप लगाए जाते हैं ना। हाँ, वो जेडीयू सच मानती है और इसको। नहीं, और आंकड़े भी ये कहते हैं। तो अगर मेरी वजह से अगर जेडीयू हारी तो जीता कौन? आपने भी तो चुन चुन के उन्हीं जगहों पर उम्मीदवार खड़े किए थे ना। हाँ, उस वक्त की परिस्थिति थी, मैं स्वीकार करता हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दिस। बार बार चुनाव से ठीक पहले अब यही सुनना बाकी रह गया। बट अगर मैंने मेरी वजह से अगर जेडीयू हारा तो जीता कौन? राजद जीता ना। अगर उस वक्त भी यूनाइटेड एनडीए रहता, आज की परिस्थिति उस वक्त भी रहती, तो क्या ये इतनी बड़ी पार्टी बनते? 20 का आंकड़ा पार करते करते इनकी सांस फूलने लगती। आप कह रहे हैं कि है ही नहीं, मतलब चुनौती कोई है ही नहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन। मैं आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूं कि हम 5 दलों का जो कॉम्बिनेशन है ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। और उपचुनाव का मैंने जिक्र किया, उदाहरण मैंने दिया ही उपचुनाव में जिस तरीके से हम लोग 100% स्ट्राइक रेट रहा है। मैं ये मानता हूं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग एक ऐतिहासिक जीत इस बार दर्ज करें। लेकिन मन में बहुत खुश हो रहे हैं ना आप लोग कि चुनाव का बहिष्कार कर दें, फिर क्लीन स्वीप ही हो जाएगा पूरा एनडीए का। नहीं, पर ये लोकतंत्र नहीं, इसीलिए उकसाने का काम भी किया जा रहा है चिराग पासवान। नहीं, मैं उकसा नहीं रहा हूं। अरे ये वो लोग हैं जो अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक जो लंबे समय तक बिहार में सत्ता में रही, राजद, हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। चिराग पासवान में चित्रा जी कम से कम इतनी हिम्मत तो थी। तो आपका रिजल्ट देख के ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई होगी ना कि भाई कौन 137 पर लड़कर एक विधायक नहीं, पर करके तो दिखाए ना।
मैं तो कहता हूं कि एक बार लड़ लीजिए आप अकेले। चुनाव तो अल्टीमेटली नंबर गेम है ना, आपके रिजल्ट में क्या आता है वही मायने आप रखता है। भी कितने पानी में हैं आपको भी तो पता चल जाएगा। आप भी तो एक बार अपनी हिम्मत आजमा के दिखा लेना। मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिनमें अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है, जो 4-4 5-5 झंडे इकट्ठे किए बिना चुनाव मैदान में उतर नहीं सकते, वो चुनाव का तो बहिष्कार वैसे ही तो करेंगे। आप लोग भी है ना चिराग जी, वैसे ही तो आप लोग भी मुझे तो चुनावी मत मैदान गिनिए में। कतई इसमें। 2020 में मेरे पिता का निधन हुआ था, उस वक्त पहले चरण का मतदान पहले चरण का नामांकन चल रहा था। उस वक्त भी मैं पीछे नहीं हटा, और उस वक्त भी आज तो क्योंकि मेरी छवि अब ऐसी बन गई है कि मैं कुछ भी बोलता हूं तो तुरंत इसको जोड़ के देखा जाता है कि क्या मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। उस वक्त तो कोई नहीं मान रहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। उस वक्त तो मुझे कन्विंस करना पड़ता था, और मेरे बारे में न्यूज चैनल पे चलता था कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूं। अभी नहीं कर रहे हैं आप? नहीं कर रहा। अभी भी तो ज्यादा सीट मिले उसके लिए यही कर बताइए रहे ना, मैं हैं। क्यों करूंगा? आप चाहते हैं कि आपको 40 सीटों के आसपास एनडीए दे, इस वजह से कर रहे हैं? मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति अभी भी मुझे प्रमाणित करना है क्या? कुछ नहीं भी देंगे तो भी मैं इनके साथ आंख मूंद करूं? नहीं हूं। वो क्या आप बार कह बार देंगे मैंने कुछ अपने आप को नहीं भी मैंने देंगे, फिर प्रमाणित? वो 15 सीटें पकड़ा देंगे आपको। चित्रा जी, अगर सारी चीजें हम लोग सिर्फ सीटों को ही लेकर कर लें, तो फिर मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की मैं बात क्यों कर रहा हूं? अगर मेरे लक्ष्य बड़े नहीं हैं, अगर मैं बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर नहीं हो रहा। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है, मैंने देखा है किन हालात में बिहारी रहते हैं। मेरा राजनीति में आने का कारण बिहारी है। जब मैं बोलता हूं कि मुझे बिहार वापस जाना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, क्यों? क्योंकि 3 बार का दिल्ली में सांसद रह के मैं देख चुका हूं क्योंकि आपको मुख्यमंत्री भी बनना है। 3 बार के सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बिहार ज्यादा आकर्षित कर रहा है। चिराग पासवान चाहते हैं नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सर्वमान्य लीडर एनडीए में हो तो वो चिराग पासवान हो, और इसीलिए आप 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आपका कन्विक्शन तो मुझसे भी ज्यादा है। मैं आपके कॉन्फिडेंस के आधार पे सवाल तैयार करके आई हूं। क्या आप नहीं चाहते? क्या आज की तारीख में वैकेंसी है बिहार अरे में? मैं वैकेंसी छोड़िए, आपके नेता आपके सामने खड़े होकर बिहार का नेता कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, अभी मैं सुनकर आई हूं कि मुख्यमंत्री के लिए नारे आपके कार्यकर्ता लगा रहे। चिराग जी फूले नहीं समा रहे, खुश हुए जा रहे। बिल्कुल क्या करेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे? नीतीश जी के रहते हुए आपके कार्यकर्ता आपको मुख्यमंत्री कार्यकर्ता तो चाहेगा ही ना। तो क्या सोचेंगे फिर आपके बारे में? कार्यकर्ता तो चाहेगा ही, हर कार्यकर्ता चाहेगा कि उसका नेता सर्वोच्च पद पे जाए। तो आप कार्यकर्ताओं के मनोभाव को पूरा करने के लिए मैदान में? मैं कतई उनकी भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक गठबंधन राजनीति में होते हैं, उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। मैं कितनी बार और कितने मंचों से खुलकर मैं ये बात बोलूं कि आज की तारीख में बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी होगी, अभी नहीं है, जब होगी तो चर्चा करेंगे। मैं कहां मना कर रहा हूं? चुनाव के बाद तो वैकेंसी को लेकर चर्चा होगी। चुनाव के बाद जिसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव अमित लड़ेंगे। शाह जी एक भी बार, वो इतने बार बिहार गए, बार बार पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे? हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब बड़े बड़े नेता वो बोलने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे रिजल्ट के बाद, तो फिर चिराग पासवान अपने लिए देख रहे हैं ना संभावनाएं। मैं तो गठबंधन का साथी हूं ना, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं कि मैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन जैसा मेरे लिए इट्स एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, मतलब मेरे लिए, मुझे कहीं इस बात में कोई डाउट, कोई शंका नहीं। हालांकि जेडीयू इस बात को नहीं मानती है, लेकिन मंच से जिस तरह की तस्वीरें आती हैं और कई बार उनके कई ऐसे बयान रहे जिसके बाद ये सवाल उठने लगे क्या नीतीश जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं या नहीं, चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उसके बाद अगर खुद ही इसको लेकर आगे बढ़ा जाता है कि नीतीश जी के बाद कौन, तो फिर क्या चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार हैं? इन एंटीसिपेशन हम लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे चर्चा करते रहे। वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। मन में तो होगा ना, रामविलास जी नहीं बन पाए, उनके मन में भी ये महत्वाकांक्षा रही होगी, तो उनके सपने को वो कह के गए होंगे चिराग आप पूरा करना। नहीं, उन्होंने खुद इस बात को 2005 में अगर वो चाहते तो बन जाते। और जो लोग आज MY समीकरण की राजनीति करते हैं, जो मुसलमान प्यार इतना ज़्यादा दिखाते हैं, उस वक्त मेरे नेता ने ये खुला प्रस्ताव रखा था राजद के सामने कि आप बनाइए किसी मुसलमान को, मैं समर्थन करता हूँ। दोबारा चुनाव में जाना इन लोगों को मंजूर हुआ, पर इन्होंने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और आज उनके प्रति प्यार दिखाते नहीं ये लोग थकते हैं। आप जरा ये बता दीजिए, आप लोगों को मुसलमानों के वोट चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि SIR में आरोप लग रहे हैं कि चुन चुन के मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल उठे कि भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन JDU और LJPR के लिए तो मुश्किलें हो सकती हैं ना, अगर मुस्लिम आप लोगों से छिटकता है तो। मैं वफ्त का कैसे समझाएंगे? मैं वफ्त का मैं क्लियर कर दूं। वफ्त में चिंताएं हम लोग की भी थी और इस बात को हम लोगों ने रखा था, और हम लोगों ने पहली बात तो ये थी
कि इसके कमेटी को ये सौंपा जाए ताकि हर स्टेक होल्डर को अपनी बातें रखने का मौका मिले। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल जेपीसी का इन्होंने गठन किया और वहाँ पे तमाम बातों को रखा। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो वफ्द संशोधन को समझता है वो इस बात को स्वीकार करेगा, इंक्लूडिंग मुसलमान, कि ये संशोधन प्रो पुअर मुस्लिम्स के लिए किए गए थे, गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने की सोच के साथ किए गए थे। अब फॉल्स नैरेटिव सेट करना तो जैसा मैंने कहा कि विपक्ष का काम ही है। ये तो वो लोग हैं जो कि ट्रिपल तलाक के ऊपर ये लोग बातें करते थे। क्या आज वो मुस्लिम महिलाएं जिनको ट्रिपल तलाक से निजात मिला है, क्यों वो समर्थन नहीं करेंगी एनडीए सरकार का? फॉर दैट मैटर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्यों हम लोग इस बात को खुले से नकार देते हैं कि मुसलमान बीजेपी का समर्थन नहीं करता? क्यों नहीं करता भैया? आज जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, इट मे साउंड क्लीशेड पर हकीकत है, क्या उसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? उज्ज्वला योजना जब गांव-गांव में जब पहुंचती है तो क्या उसका लाभ नहीं मिलता? आज जब हम लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात करते हैं तो क्या उसमें मुसलमान नहीं है? तो वो मुसलमान, वो लाभार्थी क्यों नहीं हमारी सरकार का समर्थन करेंगे? ऐसे में जो लोग उनको लेकर राजनीति करते हैं, इन लोगों को आईना तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने दिखा दिया था ना। 2004-06 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उससे पहले कौन था लंबे समय तक केंद्र सरकार में? कांग्रेस थी। बिहार में ठीक उससे पहले किसकी सरकार थी? राजद की सरकार थी। और उसके बाद क्यों मुसलमानों के हालात ऐसे थे? तो क्या मुसलमानों को ये नहीं दिख रहा कि भाई हम लोग को सिर्फ मोहरा बनाया जाता है, सिर्फ वोट बैंक बना के इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो। आज वोट ले लिया, उसके बाद वक्फ को लेकर जो बहुत बड़ी बैठक हुई थी गांधी मैदान में, उस पर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे और मुस्लिमों की जितनी बड़ी संख्या थी वो आप लोगों के लिए खासतौर से चिंता का सबब तो बनेगी। कैसे समझाएंगे बिहार के मुसलमानों? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वो चिंता का सबब है। जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में हर वो मुसलमान जो इस संशोधन को समझता है वो हम लोग के साथ मजबूती से खड़ा है। भाई मैं उनका पहरेदार की भूमिका में हूं हर सरकार में। मैं कतई कोई ऐसा फैसला नहीं होने दूंगा जहां पे उनकी तकलीफें या परेशानियां बढ़ें। और क्यों मेरी सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी? और ये बस विपक्ष अब वो नैरेटिव सेट करेगा, चाहेगा कि उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, करते तो ये लोग अभी तक यही आए। आप बार बार डबल इंजन की सरकार का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बिहार के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जाति से बिहार ऊपर नहीं उठ पाया है। आपकी ओर से ऐलान किया गया कि आप सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या सीट आपकी ओर से चूज की जा चुकी है? और आपको लग रहा है कि इस बार 2025 के चुनाव में वास्तव में बिहार जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगा? चित्रा जी, जब मैं राजनीति में आया ना, मेरी सबसे बड़ी मेरी चिंता इस बात को लेकर थी कि जब भी मैं बिहार जाता था, नया नया राजनीति में आया था, मैं बिहार जाता था, मुझे ब्राह्मण मिलते थे, मुझे राजपूत मिलते थे, भूमियान मिलते थे, मुझे पिछड़ा मिलते थे, अति पिछड़ा मिलते थे, दलित मिलते थे, महादलित मिलते थे, मुस्लिम मिलते थे, पर मुझे कोई बिहारी नहीं मिलता था। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा। और इसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, राजनेता जिम्मेदार हैं, जो अपना MY समीकरण बना के। क्या है MY समीकरण? जातीयता और सांप्रदायिकता पे आधारित एक गठबंधन, और उसको आप इतना तमगे की तरह, मेडल की तरह छाती पे तान के आप चलते हैं। मेरा भी MY समीकरण है, बट मेरे M में M महिला है और Y युवा है। और मैंने लोकसभा चुनाव में इसको करके दिखाया। मात्र 5 सीटों पे मैंने चुनाव लड़ा, पर उन 5 में से 4 युवा हैं और 2 महिलाएं हैं। नारी शक्ति अधिनियम का पूरा पालन मैं पहले ही कर चुका हूं, उसके लागू होने से पहले लोकसभा चुनाव में। ऐसे में मैं जात पात धर्म मजहब से उठ के राजनीतिक सोच में रखता हूं। ये सुझाव मुझे पार्टी की तरफ से दिया गया कि आपको सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा चल रही है। ये सुझाव एक ऐसा है जिससे मैं भी काफ़ी हद तक सहमत हूँ। तो आप 40 सीटें एनडीए से मांग रहे हैं, और कौन सी सीट आप खुद चाहते हैं जहां से आप विधानसभा का चुनाव लड़े? आई विश आई हैड सो मच ऑफ क्लैरिटी। ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने वाली हैं चित्रा जी। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं ऐसी कोई भी चर्चा या जानकारी सार्वजनिक पहले करूंगा, गठबंधन के भीतर बाद में बातचीत हो। जल्द बातचीत हो जाएगी, सीटों की संख्या, सीटों का चयन सब हो जाएगा और उसको सार्वजनिक भी किया जाएगा। अगर आपको 30 से ज्यादा सीटें नहीं मिलती हैं और उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसी बातें मैनिफेस्ट ना करें। मैं बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में। का आपकी नाराजगी के बहुत सारे कारणों में एक ये भी कारण था, इस वजह से मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखता हूँ, तो मैं ऐसी कोई परिस्थिति की कल्पना भी नहीं करूंगा जो मुझे किसी भी तरीके से असहज करे। ओके, द मिनट आई विल से दिस, तो आपका एक काउंटर क्वेश्चन आएगा, मैं उसका भी साथ में ही जवाब दूंगा। मेरा जवाब ये था कि पार्टी को इस पे फैसला लेना। आपका छूटते ही जवाब, आप ही पार्टी हैं, आपके अलावा है कौन, ले दे के सब आप ही को ही करना है। एग्रीड।
बट मैंने ऐसे ही कि पार्टी को इसके ऊपर चर्चा मंथन करनी है, क्या मेरे चुनाव लड़ने का फायदा मेरी पार्टी को होगा। बिल्कुल, जब बड़ा नेता चुनाव लड़ता है वो पूरे फायदे हम में रहता है भाजपा अपनी ने ये पार्टी प्रयोग के लिए। कई बार किया, बिल्कुल, हम लोगों ने हाँ। देखा कई सांसदों को, कई केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने विधानसभा के तो चुनाव में बीजेपी से उतारा सीख रहे हैं आप। मैं क्यों नहीं भाई, मेरे ऊपर तो आरोप लगाया जाता है कि मेरे में अनुभव की कमी है, तो जो अनुभवी लोग हैं उनसे मैं जरूर सीखूंगा। नहीं, अब तो अनुभव आपके चाचा ने बहुत दे दिए ना, मतलब दोनों की राह अलग होने के बाद फिर आपने खूब स्ट्रगल किया, और 2020 के चिराग पासवान में अभी के चिराग पासवान में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। और मैं अपने आप को उन खुशकिस्मत में से मानता हूँ जिसको संघर्ष करने का मौका मिला। ये मौका जल्दी मिलता नहीं है, और ख़ास तौर पे हम जैसे नेपो किड्स को तो बिल्कुल नहीं मिलता। वो हमेशा अपने माता पिता की छाया में ही, उनकी परछाई ही बनकर रहते हैं। ऐसे में मुझे अपने आप को स्थापित करने का मौका मिला। एक पार्टी जिसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, उसको वापस संजो के वहीं लेकर आना जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी छोड़ कर गए थे, और उसका विस्तार करना। आज मुझे गर्व होता है कि मेरे 2 विधायक नागालैंड में है, मेरा 1 विधायक झारखंड में है। अलग अलग राज्यों में पार्टी अपने आप का अपना विस्तार कर रही है। तो ऐसे में ये मौका मुझे मिला, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, एंड आई कांट थैंक माय चाचा जी इनफ। तो चाचा जी की वजह से आप एक मजे हुए नेता बन गए हैं आज। उन्होंने मुझे मौका तो दिया कम से कम अपने आप को साबित करने का। महागठबंधन में है वो, उनकी राजनीति कैसे देख रहे हैं आप? हैं? नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब दिस इज अ न्यूज़ टू मी, क्योंकि किसी महागठबंधन की बैठक में मैंने देखा नहीं ना उन्हें, तो इसलिए मुझे नहीं पता। तो उनकी सियासत को कैसे देख रहे हैं आप? चित्रा जी, ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, बिहार में गठबंधन का एक अहम सहयोगी होने के नाते, केंद्र में मंत्री होने के नाते कई जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। कतई मेरा ध्यान किसी और विषय पे नहीं जाता। मैं बस अपनी लकीर को हर बीतते मिनट के साथ इतना बड़ा करना चाहता हूं कि किसी दूसरे की लकीर को काटने का मुझे प्रयास ना करना पड़े। अपने आप में उस रेस में आ गया। अब इतनी प्यारी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, तो क्या चाचा को साथ लेकर भी आगे बढ़ने की कोई मंशा है चिराग पासवान की? मैं बिहारी परिवार से आता हूँ, और हम लोग के यहाँ घर के बड़े ही पारिवारिक विषयों के फैसले लेते हैं। उस वक्त परिवार से अलग होने का फैसला भी उन्हीं का ही था। साथ परिवार को करना है नहीं करना है। मेरे पिता के जाने के बाद घर के सबसे बड़े वही हैं। ऐसे में मेरे पिता ने भी विपरीत परिस्थितियों में पार्टी परिवार को एक करके रखा। उनके जाने के बाद उस भूमिका में वो थे, पर उन्होंने फैसला कुछ और लिया। आज पुनः एक करने का फैसला अगर होगा तो उन्हीं का ही होगा। वो आएंगे तो आप स्वागत करेंगे, अगर वो आपको अपना नेता मान लेते हैं, रामविलास पासवान जी जैसा। मैं उम्र में रिश्ते में बहुत छोटा हूं उनसे, मैं कतई ये नहीं चाहूंगा कि वो मुझे लेकिन नेता एक पार्टी में नेता तो एक ही रहता है ना, अब 4 नेता तो हो नहीं सकते, सबसे बड़ा चेहरा तो एक ही रहता है। अगेन अब ये वो सारी हाइपोथेटिकल परिस्थितियां हैं, लेकिन आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं अगर वो साथ आते हैं तो? मैं बहुत छोटा हूँ, मैं क्या वेलकम करूँ। हमेशा मैंने पहुंच चुके उनका आशीर्वाद लिया। जीतन मांझी इतने नाराज क्यों रहते हैं चिराग मुझे भी नहीं पासवान पता। से? आप जरूर उनका कुछ नुकसान करते होंगे, इसीलिए। मैं कुछ ना कुछ तो मैं उनको परेशान करता ही होऊंगा। सबसे बड़ा दलित नेता बनने की होड़ है क्या बिहार में, कि जीतन राम मांझी या चिराग पासवान? मेरी तुलना उनसे क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं उनसे? उनका राजनीतिक अनुभव देखिए। लेकिन सीटें आपके पास ज्यादा हैं लोकसभा की। वो की। अलग बात है, क्योंकि मुझे लड़ने का मौका मिला, गठबंधन ने मुझ पर विश्वास रखा, और मुझे खुशी है कि मैं गठबंधन के विश्वास पे मैं खरा उतरा। जितनी सीटें दी, अब लोकतंत्र में तो सीटों का आंकड़ा ही ताकतवर बनाता है। आपके पास अनुभव जितना भी रहे, बहुत सारे अनुभवी नेता हैं अभी बैठे हुए हैं वो। नहीं, फिर भी मेरी तुलना उनसे नहीं की जा सकती। वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों को उन्होंने सुशोभित करने का कार्य किया है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है। मुझे वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा चित्रा जी। मैं लोकसभा में उनके साथ बैठता हूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप खुद को एक दलित नेता के तौर पर पहचाना जाना चाहते हैं, या फिर बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का जो नारा आप देते हैं उसके जरिए चिराग पासवान आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं सोच रखता हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं जिनका प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ, आज की तारीख में भी उस समाज को भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो बहुत दुखद है। आज भी हम लोग को ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित अधिकारी को अपने लिए सिक्योरिटी बुलानी पड़ती है बारात निकालने के लिए। मंदिरों में आज भी उदाहरण है कि कई बड़े नेता जब जाते हैं तो उनके आने के बाद मंदिर को धुलवाया जाता है। ये भेदभाव आज भी होता है। तो मैं उनकी भावना से अपने आप को मैं अलग नहीं कर सकता। बट हाँ, मैं जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात करता हूँ। जात पात, धर्म, मजहब से उठकर एक विकसित बिहार के निर्माण की मैं कल्पना रखता हूँ। तो वहीं अपनों की आवाज़ को बुलंद करते हुए
सर्व समाज को साथ में लेकर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की सोच के साथ आगे बढ़ सकूं, ये मंशा है मेरी। प्रशांत किशोर से आजकल आपके रिश्तों की बड़ी चर्चा हो रही है। पप्पू यादव ने कहा है दोनों मिले हुए हैं, लोगों को ये लोग भ्रम में डाले हुए हैं। पप्पू यादव ने बड़ा निशाना साधा है प्रशांत किशोर को आपसे जोड़ते हुए। मेरे बारे में मुझे लगता है मेरे अलावा बाकी सबको जानकारी रहती है। मतलब जितना मैं अपने बारे में दूसरों के माध्यम से सुन लेता हूँ, इतना तो मैं खुद ही नहीं अपने बारे में आकलन कर पाता हूँ। मैं आज की तारीख में जिस गठबंधन में हूँ चित्रा जी, मैं बहुत सहज हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ। मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये गठबंधन खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। कोई कारण नहीं है मेरा बाएं दाएं देखने का। प्रशांत किशोर की इतनी क्यों तारीफ करते हैं फिर आप? बात तारीफ की नहीं है, बात उनकी सोच की है। बिहार में जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर कोई राजनीतिक सोच रखता है, क्योंकि राजा जैसे लोग तो आज भी हम लोग को सांप्रदायिकता और जातीयता में धकेलने का काम करते हैं, तो ऐसे में जब ऐसी सोच सामने आती है तो वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कोई भविष्य में कभी कुछ इस तरह की संभावना नहीं है कि दोनों साथ साथ आएंगे? कोई कारण नहीं है ना। आप एनडीए में थे, हैं और रहेंगे। एब्सोल्युटली। मेरा समर्पण मैं पुनः दोहरा देता हूं, मेरे प्रधानमंत्री के लिए आंख मूंद कर है। जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, चिराग पासवान आंख मूंद कर उनके साथ। प्रधानमंत्री जी ने कभी ये तो नहीं कहा कि आगे की तैयारी कीजिए बिहार में? मुझे अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री मेरी तारीफ करते हैं। आपको ज़रूर लोकसभा चुनाव प्रचार में जब वो हाजीपुर आए थे और जिस तरीके से उन्होंने मेरे बारे में बातें कही, चिराग एक सफल सांसद हैं। चिराग को मैं देखता था पार्लियामेंट में जिस तरीके से वो बैठते थे। मेरे प्रधानमंत्री ने ये नोटिस किया कि मेरा 2014 से लेकर 2019 तक 100% स्ट्राइक रेट था। सोचिए मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, मैं सिर्फ एक सांसद था उन दिनों। तो ऐसे में बस उनका ये स्नेह, कभी कभार जब वो गले लगा लेते हैं या पीठ पे हाथ रख देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो तो बिहार से लेकर दिल्ली तक हम तस्वीरें देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षा क्या है अब यहाँ से चिराग पासवान की? क्योंकि केंद्र की राजनीति के मुकाबले आप बिहार की राजनीति को ज़्यादा तरजीह देना चाहते हैं। वहाँ से चुनाव लड़ने की भी पूरी तैयारी हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े एलजेपीआर, उसके लिए भी आपकी कोशिशें हैं। क्या है महत्वाकांक्षा? अब यहाँ से क्या बनना चाहते हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री? देखिए, महत्वाकांक्षाएं हैं और महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। मेरे ऊपर तो आरोप भी यही लगाया जाता है कि चिराग बहुत महत्वाकांक्षी है। मैं ये मानता हूँ, जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ ना, मैं उनको जाके मैं ये डंके की चोट पे बोलता हूँ। जब मैं कॉलेजेस वगैरह में इंटरेक्शन के लिए जाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ बनो महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी नहीं, अति महत्वाकांक्षी बनो। आपका एम्बिशियस होना, आपका ओवर एम्बिशियस होना ही आपको आगे लेके जाएगा। चित्रा जी, आपके माता पिता के अलावा ना और कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया में नहीं होता जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहे। कोई नहीं देखना चाहता। ऐसे में आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। आज सब चिराग पासवान चिराग पासवान चिराग पासवान कर रहे हैं ना, कहाँ थे वो लोग जब चिराग पासवान को पार्टी तोड़ दी, घर से निकाल दिया, ये कर दिया, खत्म करने का हर संभव प्रयास कर लिया। जब चिराग पासवान डूब रहा था तो ऊपर से कंकड़ मारे जा रहे थे। वो तो तैरते तैरते मैं किनारे पे आ गया, तो आज 4 लोग हाथ बढ़ा रहे हैं बात करने के लिए। तो ऐसे में महत्वाकांक्षाएं हैं, डेफिनेटली हैं, बट मेरी महत्वाकांक्षाएं मेरे गठबंधन से ऊपर नहीं है। आज की तारीख में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य फिलहाल बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार। लेकिन एनडीए बिहार में कोई इतना वाइब्रेंट नेता नजर नहीं आता है ना, अगर चिराग पासवान को छोड़ दे तो। मान लीजिए नीतीश कुमार की अपनी पॉलिटिक्स है और धीरे धीरे करके वो एक अलग दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को देख लें तो उनके जो 2 डिप्टी सीएम हैं उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप हैं। बाकी बिहार बीजेपी के नेता को देख लें तो उसमें तो चिराग पासवान ही सबसे दमदार नजर आते हैं ना। आप युवा हैं, अच्छी बातें करते हैं, जात पात से उठकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो फिर तो सारे पैमाने पर आप ही खरे उतर रहे हैं, ऐसा आपके कार्यकर्ता बताते हैं। बहुत कम ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं अपने बारे में, बट कतई मुझे प्रवोक ना किया जाए चने के झाड़ पे चढ़ाकर। नहीं, आपने ही कहा ना महत्वाकांक्षा रखना क्या बुरा है, और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा अगर मैं रख रहा हूं तो उसमें क्या गलती है? भविष्य के घर में क्या है, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। बट आज की तारीख में मेरी महत्वाकांक्षा एनडीए गठबंधन को बिहार में 225+ सीटें जीत के देना है, ये मेरी महत्व। राहुल और तेजस्वी की पॉलिटिक्स कहां जाएगी आगे? राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बिहार के लिए। कुछ समय पहले यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी का जिक्र हुआ, उनमें से एक लड़का बिहार आ गया। अब बिहार में 2 लड़कों की ये जोड़ी बनी है। मैं नहीं मानता कि इनके पास कोई विजन है।
आज कम से कम अगर चिराग पासवान बात करते हैं, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। चित्रा जी, आप मुझे बिहार की कोई एक समस्या या कोई भी समस्या का आप जिक्र करें, उसका समाधान मेरे पास है, क्योंकि मैंने महीनों बैठकर मैंने रिसर्च किया है। तो ये समाधान क्यों नहीं दे देते नीतीश कुमार को? पलायन है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है, ये क्यों संभाल के रखा हुआ है? समय दे दीजिए ना, और ये सारी चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रही हैं। आज आप बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देखिए, आप बिहार की सड़कों को जाकर देखिए। मुख्यमंत्री जी की ये सोच कि बिहार के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति पटना 5 घंटे में पहुंच जाए, आज वो हकीकत हो रहा है। लेकिन निर्माणाधीन पुल भी तो गिर जा रहा है, करोड़ों करोड़ों की लागत का बना हुआ, पता चलता है ज्यादा पानी आ गया तो फिर वो गिर जाता है। भ्रष्टाचार भी तो है वहां पर। अब फिर वही है, अब इसके ऊपर मैं कुछ कहूंगा तो फिर कहेंगे कि आप अपनी सरकार आपको कहना चाहिए, क्यों नहीं कहेंगे आप? और जब मैं कहता हूं तो फिर मुझे घेरा जाता है। बट ये भी मैं कहता हूं, बट जैसा आपने मुझे सुझाव दिया कि गठबंधन के भीतर भी मुझे जगह मिलती है। 2020 में नहीं मिलती थी, 2020 में मुझे कॉर्नर किया जाता था, तभी मुझे बाहर बातें ज्यादा कहने की जरूरत पड़ती थी, जिनमें अभी आप ताकतवर हो गए हैं, इस वजह से ज्यादा तवज्जो मिल रही है। एक अहम भूमिका निभा पा रहा हूं, गठबंधन मुझ पर विश्वास करता है। आखिरी सवाल, कितनी सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं और चिराग पासवान खुद के लिए कितनी सीटों पर जीत हासिल करते हुए? क्योंकि एक मोटी मोटी रूपरेखा तो आप लोगों ने तैयार कर रखी होगी, क्या देख रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली तैयार कर रखी है, और गठबंधन के भीतर अब औपचारिक तौर पे इसको लेकर चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी। मेरे लिए चित्रा जी, मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स, द क्वालिटी ऑफ सीट्स विल मैटर। लोकसभा में मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा है, मैं चाहूँगा कि मेरा विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट रहे। गठबंधन में हर वो सीट उस दल के पास जानी चाहिए जो दल उस सीट को जीतने की भूमिका में हो। ऐसे में मैं कतई 4 सीटें एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ संख्या ज़्यादा दिखाने के लिए, और जब मुझे पता हो कि ये सीट शायद मैं नहीं जीत पाऊँ तो मैं उन्हीं सीटों पे दावेदारी रखूँगा जो मैं जीत पाऊँ। आपको लग रहा है कि आपकी बातें मान ली जाएंगी? गठबंधन में मेरी नहीं, सबकी बातें मानी जाएंगी, साझा डिस्कशन होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। यकीनन समय समय पर अपनी पार्टी को, एनडीए के लोगों को आंखें दिखाते रहते हैं चिराग पासवान, लेकिन उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन इस बात को भी उनकी ओर से स्वीकार किया गया कि महत्वाकांक्षा खुद के लिए रखना अच्छी बात होती है और इसी के जरिए हम दूर तक का रास्ता तय करते हैं। अब अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर नेताजी कितने आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर जब मौका मिलेगा तो फिर इनकी पोजीशन क्या होगी और बिहार में इनको कितनी मिलती हैं सीटें, हर एक खबर पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।